स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की क्लास में हम अधिनायक तंत्र के गुणों पे चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके डिमेरिट्स पर चर्चा करेंगे। जब हम अधिनायकवादी व्यवस्था के गुणों पर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि एक लंबी फहरिस्त हमको इसके मेरिट्स की दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हम इसके गुणों पर चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि उससे ज़्यादा लंबी फहरिस्त या लंबे गुणों की अपेक्षा उस व्यवस्था में हमको दोष अधिक दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हमने देखा कि जिन जिन शासन व्यवस्थाओं ने इस अधिनायक तंत्र की व्यवस्था को अपनाया वो लंबे समय तक वहाँ पर ये व्यवस्था चलायमान नहीं रह पाई, या जिन देशों के अंदर ये प्रचलन में रहा वहाँ पे वो व्यवस्थाएं कोलैप्स हो गई। इसलिए आज की क्लास में हम इसके दोषों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात जिस दोष की ओर हम इंगित कर रहे हैं कि इस शासन व्यवस्था में मनुष्य की या उसके इंडिविजुअल की स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है, या वह राज्य रूपी जो मशीन है, जो एक उसका जो विशाल स्वरूप है उसमें मात्र एक उसको पुर्जा समझा जाता है। उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य के वृत्ता स्वरूप में उसका अपना स्वरूप विलीन हो जाता है। यहाँ उसकी सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं का दमन किया जाता है। स्पेशली उसकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो नहीं के बराबर हो जाती है। वह एक प्रकार की मानसिक दास्ता की स्थिति में नागरिक आ जाते हैं जहाँ वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनका जो एक्सप्रेशन का जो पावर होती है वह पंगु हो जाती है। वो अपनी बात को सटीक तरीके से कहने में उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो इस शासन व्यवस्था का एक बड़ा दोष जो आता है कि इसमें इंडिविजुअल की या देश के नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं के बराबर होती है। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह की जो उनकी स्वतंत्रताओं के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो सभी तरह की स्वतंत्रताएं राज्य रूपी या अधिनायकवादी व्यवस्था में उनकी बलि चढ़ जाती है, और यह इस व्यवस्था का बड़ा सबसे महान दोष दिखाई देता है। दूसरी बात, अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्य को सब कुछ समझा जाता है, यानी कि वो साध्य होता है, और व्यक्ति को एकमात्र साधन समझा जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में व्यक्ति राज्य का दास हो जाता है, या प्रैक्टिकली हम देखें तो हमने देखा है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए राज्य का उद्भव हुआ है। लेकिन इन प्रकार की शासन व्यवस्था में, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में, चूंकि राज्य को एक लार्जर या एक्स्ट्रा उसको जो लार्जरनेस या राज्य के समर्थक के रूप के अंदर अधिनायक व्यवस्था हमारे सामने आती है कि राज्य ही इतना विराट अपने स्वरूप में आ जाता है कि नागरिक उसमें एक शून्य की स्थिति के अंदर आ जाता है। जो राज्य व्यक्ति के लिए बना था, न कि व्यक्ति राज्य के लिए, लेकिन इस शासन व्यवस्था में मनुष्य नागरिक जो है वो अपने संपूर्ण अस्तित्व को उसको राज्य के लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। तीसरी बात या तीसरा दोष जो अधिनायकवादी व्यवस्था का कहा जाता है कि यह शासन व्यवस्था का आधार शक्ति होता है, यानी कि प्रजातंत्र के बिल्कुल उलट अधिनायकवादी शासन व्यवस्था
जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा वो उतना बड़ा तानाशाह बनेगा। तो शक्ति ही उसके संपूर्ण अस्तित्व का आधार होती है। तो इस व्यवस्थाओं में सभी विरोधियों को या सभी नागरिकों की स्वतंत्रताएं को चल दी जाती है। उन्हें के लिए शासन व्यवस्था हमेशा दमनकारी होती है। शासकों के द्वारा हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था में एक तरह का भय व्याप्त हो जाता है। सभी तरह के स्वतंत्रताएं या समानता का जो या भातृत्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो तीनों कॉन्सेप्ट औंधे मुँह हमको घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि स्वेच्छाचारी शासन के साथ साथ निरंकुशता के कारण, युद्ध में देश को झोंक देने की व्यवस्था के कारण, अतिवादिता के कारण यह शासन व्यवस्था हमको शक्ति पर आधारित दिखाई देती है। और एक अन्य गुण जो हम इस शासन व्यवस्था का अवगुण देखते हैं कि यह शासन व्यवस्था अस्थायी शासन व्यवस्था है। अपने ही दोषों के कारण यह व्यवस्था जनता की सहमति पर आधारित नहीं होती है, बल्कि जबरदस्ती के आधार पर या जबरदस्ती पार्श्विक बल के आधार पर इन शासन व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में यह शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद की जो स्थिति है वह सदा अनिश्चय में बनी रहती है, क्योंकि जब ये प्रकार साम दाम दंड भेद के आधार पर जब सत्ताओं को अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में बदला जाता है तो उनमें हमेशा विद्रोह या क्रांति का भय हमेशा बना रहता है। कभी कभी शासक के अचानक से मृत्यु होने या उसके खिलाफ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाने, जन विद्रोह हो जाने पर यह मुश्किल हो जाता है कि अब सत्ता को कौन संभालेगा। तो एक प्रमुख दोष जो हमको इस शासन व्यवस्था में दिखाई देता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था अस्थायी होती है। अपने निर्गुणों के कारण, अपने दोषों के कारण यह व्यवस्था अपने प्रचलन में ही अपने अंत का बीज लिए हुई होती है और अल्टीमेटली प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में डिक्टेटरशिप व्यवस्था अपने जो उसका अंतिम अवस्था होती है उस तक पहुंच जाती है और उसका अंत हो जाता है। थैंक यू।